नाज़रान, प्रोग्राम वकील साहब में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम वकील साहब में हम आपकी कानूनी उलझनों के बारे में बात करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक वकील साहब जो कि आपके कानूनी मसलों के बारे में आपको मशवरा देते हैं। उसके बाद आप अपने तौर पर अपने जो आपके मकामी वकील हैं, आपके अपने वकील हैं, उनसे आप राब्ता करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको करना बस ये है कि आप हमें कॉल करें, लेकिन जब आप हमें कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, अगर उसको आप पहले से कहीं पे दिमाग में अगर फ्रेम आउट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मुख्तसर पूछिए, सिंपल पूछिए, ताकि आपको भी आपके सवाल का जवाब फौरी तौर पर मिल जाए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम आपका तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास वकील। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर मारूफ एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। अश्वनी जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे। इतने मसरूफियत भरे वक्त में भी आपने हमारे नाजरीन के लिए इतना टाइम निकाला है। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है राइट टू प्राइवेसी। यानी इसके बारे में हम जानेंगे कि हिंदुस्तानी आईन ने हर शहरी को कुछ खुसूसी इख्तियारात दिए हैं, लेकिन इसके बारे में मालूमात बेहद कम है। और यही हमारे इस प्रोग्राम का अहम मकसद भी है कि आपको पता हो कि आपको कानून ने, आईन ने क्या कुछ आसानियां, सहूलियात दी हैं। अश्वनी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये क्या है और कितना ज़रूरी है एक आम शहरी के लिए इसको जानना। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी इस प्रोग्राम के लिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी के केस में यूनानिमसली सारे 9 जजेस ने ये डिसीजन दिया है कि भारतीयों का एक संवैधानिक अधिकार है, और वो संवैधानिक अधिकार, उनका फंडामेंटल राइट जो है वो प्राइवेसी का है, उनकी निजता का है। और जो आर्टिकल 21 जो भारत के संविधान का है, उस आर्टिकल 21 के मुताबिक ये लाइफ और लिबर्टी है जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है। तो हर एक भारतीय को उसकी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच की जजमेंट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला जो माने किसी व्यक्ति की निजता का हनन करने का अधिकार सरकार को नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, साथ ही साथ कहा अगर कहीं पर लगता है कि किसी व्यक्ति की निजता में घुसने की, जानने की, उसके मूवमेंट को कैप्चर करने की, उसके फोन को सुनने की आवश्यकता है, तो लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए। लेजिस्लेटिव मैंडेट से कहना अर्थ यह है कि एक जो लॉफुल इंटरसेप्शन, यानी कानूनी तौर पर जो परमिशन लेने के बाद जो उच्चाधिकारी हैं उनसे परमिशन लेने, और किसी व्यक्ति के फोन को टैप किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप चैट को देखा जा सकता है, किसी व्यक्ति की जासूसी की जा सकती है। दूसरा उन्होंने कहा, पहला तो कह दिया लेजिस्लेटिव मैंडेट, दूसरा कहा कि वो लेजिस्लेटिव मैंडेट जो है एक स्टेट पर्पज के लिए होना चाहिए। यानी उस लेजिस्लेटिव मैंडेट के पीछे वैसे कोई कारण नहीं, उससे सिर्फ हो सकता है जब वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, किसी कानून में जानकारी, किसी कानून की जांच के विषय में जिसकी जानकारी लेने की जरूरत हो, या किसी अदालत ने कहा हो। तीसरा उन्होंने कहा कि वो जो स्टेट एक्शन है वो नेचर और एक्सटेंट जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके मुताबिक सही होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं करे, बल्कि जिस पर्पज के लिए परमिशन ली गई है, लेजिस्लेटिव मैंडेट लिया गया है, जिस पर्पज के लिए उसको कहा गया है कि उनकी निजता में घुस सकते हैं, वो एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी उसके पीछे रीजन, लॉजिकल रीजंस मौजूद होने चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल राइट है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने कहा है। ओवर टू यू जी। अश्वनी दुबे जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमारे तमाम नाजरीन तक ये बात पहुंचाई है, उनको समझाई है, और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के बारे में हम लगातार आपसे बातचीत भी जारी रखेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे हम अपने पहले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो
तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अपना सवाल आप वकील साहब से कर सकते हैं। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज में बताया है, कई बार देखने में आता है कि फ़ोन टैपिंग के मामले भी आते हैं या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं अब अगर कहीं किसी का लीक हो जाता है तो क्या इसके बारे में उसको कुछ हक है एक शहरी के तौर पे कि वो कुछ कार्रवाई कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कोई भी फोन को टैप करता है बिना उस व्यक्ति की परमिशन के या बिना उस व्यक्ति को बताए या बिना किसी लेजिस्लेटिव मैंडेट के, तीनों चीजें हो गई। लेजिस्लेटिव मैंडेट नहीं है, यानी कोर्ट जो अथॉरिटीज हैं, लॉफुल अथॉरिटीज हैं, जो आधिकारिक तौर पर जिनको अधिकार प्राप्त है किसी का फोन टैप करने के लिए, वो। दूसरा, इंडिविजुअल कोई किसी के प्राइवेट कन्वर्सेशन को टैप करता है। तीसरा, उस प्राइवेट कन्वर्सेशन को टैप करके और वो पब्लिक डोमेन में लेकर के आता है, तो ये उस व्यक्ति की निजता का हनन माना जाएगा। और वो व्यक्ति, अगर वो किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं है कन्वर्सेशन, या कोई ऐसा अपराध कारित नहीं हो रहा है उससे, और दो इंडिविजुअल्स के बीच में बिल्कुल पूर्णतः व्यक्तिगत कन्वर्सेशन है, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता जब तक कि उससे किसी अपराध की संलिप्तता नहीं जाहिर होती हो। तो जो भी ऐसा करते हैं, अगर उन्हें पता चलता है तो वो उस पर कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। और अगर वो कन्वर्सेशन किसी महिला से संबंधित है तो वो और भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और कानून में कंप्लेंट करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होती है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी है। और अक्सर जिस तरह से हम बात करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि कानून ने उनके लिए क्या कुछ आसानियां दी हैं, क्या कुछ सहूलतें दी हैं, और इसको जानना जो है बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म भी है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि अक्सर हमने देखा है कि किसी शख्स को कभी ट्रैक किया जाता है, ट्रैकिंग उसकी होती है और उसको पता भी नहीं रहता है, लेकिन अगर उसको पता चल जाता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा है या फिर कोई उसका पीछा कर रहा, ख़ासतौर पर मैं लेडीज़ के मामले में, ख़वातीन के मामले में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर किसी लड़की को, किसी खातून को ये पता चलता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और उससे उन्हें नुकसान हो सकता है, तब क्या वो कानून का सहारा ले सकती हैं? जी हिना जी, देखिए, निर्भया केस के बाद हमारे देश में महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के निजता का हनन नहीं हो, महिलाओं की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं किया जाए, महिलाओं को लेकर ल्यूड कमेंट्स नहीं किए जाएं, वर्क प्लेसेस पर उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो, वर्क प्लेसेस पर उनसे अनड्यू फेवर्स नहीं मांगे जाएं, इन सबको लेकर के हमारे देश का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड है, उसमें प्रॉपरली एक एक चीज को डिफाइन करके ऑफेंस बना दिया गया है। जो कोई किसी को गलत तरीके से देखता है, कोई जाते समय घूरता है, पीछा करता है या उनके कमेंट पास करता है, तो इसके लिए आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, ये एक ऐसा क्रिमिनल लॉ में हमारे कॉन्सेप्ट आया है। वो महिला तुरंत उस व्यक्ति के, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानते हुए और इमीडिएटली जो लोकल पुलिस स्टेशन है उस लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये भी हुआ कि पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से पहले होता था कि महिलाओं के बजाय पुरुष कांस्टेबल्स होते थे, उनके सामने अपनी बात नहीं बता पाती थी, अब हर थाने के अंदर महिला कांस्टेबल्स की, महिला पुलिस ऑफिसर्स की, महिला इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। तो महिला थाने भी बने हैं हर जगह, तो वहां जा सकते हैं। तीसरा, एक हेल्पलाइन नंबर भी पूरे देश में, एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट हुआ है, 1090 या कुछ वो हो सकता है कि नंबर कुछ और भी हो। तो एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर भी है जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रलाइज तरीके से पूरे देश में काम करता है। उसके अलावा 100 नंबर, डायल 100, या हर जगह की स्टेट पुलिस अपने अपने हिसाब से जो उनके कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वहां भी वो कंप्लेंट कर सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी भी महिला का पीछा करना वो कानूनन रूप से जुर्म है और कानून में भी यही व्याख्या की गई है। तो इसीलिए मैं
मेरा जो इंडियन पीनल कोड में प्रोविजन है, और उस महिला को अगर लगता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, वो तुरंत कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर के और कंप्लेंट कर सकती हैं उस संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ, और निश्चित तौर पर एक्शन होगा, क्योंकि हमारा देश महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध, जो अपराध होते हैं उनको लेकर बहुत गंभीर है, और कोर्ट्स और साथ ही साथ न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जजमेंट्स बहुत सारी पास की, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवर टू यू हिना। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, और बहुत सही आपने बात बताई है कि जब कानून ने हमें तमाम तर सहूलतें दी हैं तो ज़रूरत हमें खुद वहां तक पहुंचने की है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो आप ज़रूर कानून का सहारा ले सकती हैं। नाज़रीन, हमारी जितनी ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है या आपकी नज़र में आता है तो आप ज़रूर जल्द से जल्द करीबी पुलिस स्टेशन में राब्ता कर सकती हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम अहम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अश्विनी जी, अब हम एक और अहम चीज़ की तरफ आते हैं, सोशल मीडिया। आप भी बखूबी जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर हमने देखा है कि तस्वीरों को लेकर हालांकि प्राइवेसी का कहीं ना कहीं उसमें दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, या जो पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनको भी पता नहीं होता है, और इसी लाइल्मी की वजह से कई बार उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे उनकी तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में चली जाती हैं। अगर किसी को ये पता चलता है कि उनकी पिक्चर्स, उनकी फ़ोटोज़ जो हैं उसका गलत इस्तेमाल किया गया है बिना उनके इल्म में लाए हुए, तब क्या कुछ किया जा सकता है? क्या हमारा आईटी एक्ट इसके बारे में हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हिना जी, किसी भी महिला की स्टॉकिंग जी, उनकी सहमति के बिना, उनकी मंशा के बिना, उनकी मंजूरी के बिना, ये तो अपराध है। नंबर 2, किसी महिला की सहमति के बिना उनकी प्रोफाइल पर जाकर उनकी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेना या डाउनलोड कर लेना और उसको कहीं और फॉरवर्ड कर देना, ये भी जो है अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 3, चूंकि डाटा सोवरेनिटी एक बड़ा, जो डाटा की संप्रभुता है हमारे देश में, वो अभी हमारा अपना डाटा, भारत का डाटा नहीं है। हम अभी विदेशी डाटा पर, मल्टीनेशनल कंपनीज पर अभी हम इन्वॉल्व, वो है डिपेंडेंट जी सर। तो सोशल मीडिया एक तरफ तो हमें राइट देता है कि हम लोगों से कनेक्ट हों, हमें देता है कि हम अपनी बात जो है स्वच्छंदता के साथ रखें, हमें यह देता है कि हम एक दूसरे से मिल करके और तमाम जैसे जब कभी जरूरत पड़े तो मदद मांगें। लेकिन दूसरी तरफ उसके सेग्रेट ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपको पता नहीं है कि आपकी जो पिक्चर सोशल मीडिया पर आ रही है वो दुनिया के किस कोने में कहां सेव हो रही है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भारत में, वो डाटा उज्बेकिस्तान में भी सेव हो सकता है, वो डाटा पाकिस्तान में भी सेव हो सकता है, अफगानिस्तान में भी सेव हो सकता है, और दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, ये जितने भी इंस्टाग्राम हो, ये सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनमें से इंडियन कोई भी नहीं, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए, व्यापार के लिए आई हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट सोशल मीडिया का इंडिया है, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ सबसे ज्यादा है और यूजर भी सबसे ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो अकाउंटेबिलिटी भारत के कानून के प्रति बड़ी लिमिटेड है। बड़ी लिमिटेड कैसे? जब इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2021 में आई तो उन इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी ऑफेंस के जांच के समय ओरिजिनेटर का नाम बताने की जिम्मेदारी की बात है। दूसरा, जो अगर किसी को शिकायत है तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो हर सोशल मीडिया के बने हैं आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के मुताबिक, उनके सामने जो है जाकर के अपनी बात करके और अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का। लेकिन वो डाटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो बात है उसके बारे में उसमें कुछ भी प्रावधान नहीं। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पहले इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के पहले सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता था इन इंटरमीडिएरीज को, यानी फेसबुक, ट्विटर जैसे, कि ये ओरिजिनेटर का भी नाम नहीं होता। आप देखिए बहुत सारे फेक व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट होने लगते, फेक महिलाओं से संबंधित वीडियो सर्कुलेट होने लगते थे, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। जी सर। तो अब जो है, जैसे ही ऐसा लगता है
कि किसी भी व्यक्ति की फोटो, पर्सनल उसके मोमेंट शेयर हो रहे हैं और ऐसा समझ में आता है कि किसी और व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति का नाम पता है और वो भारत का रहने वाला है, वो कर रहा है, तो उसको जाकर के कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जा सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स बने हैं इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के मुताबिक, उनके ईमेल आईडीज हर सोशल मीडिया के सेटिंग्स में अगर जाएं या सोशल मीडिया के जो कॉन्टेक्ट्स में जाएं तो वहां उनके ईमेल आईडीज दिए हुए, वहां उनको प्रॉपर अपने नाम के साथ, अपने प्रोफाइल आईडी के साथ और पूरे किस्से को नरेट करते हुए उन्हें भेज दें, ताकि वो कहीं भी अगर मिसयूज हो रहा हो तो वो इमीडिएटली चेक करके जो वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया है वो उसको वहां से रिमूव कर सके। तीसरा जो है, एक उसमें पुलिस कंप्लेंट करके और पुलिस ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, ये करने का भी, अब चाहे अगर नहीं लेती है पुलिस एक्शन तो कोर्ट में भी जाकर कर सकते हैं कि देखिए हमारे फोटोग्राफ्स का, हमारी निजता का हनन हुआ और हमने रिलेवेंट अधिकारी के सामने कंप्लेंट किया मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वहां भी फिर एक्शन होने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आने से थोड़ा सा समय कम हुआ, लेकिन चूंकि हमारा अपना डेटा नहीं है, हमारी अपनी कंपनी नहीं है, भारतीय कंपनी नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी देश के कानून के प्रति बड़ी लिमिटेड है, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बने होते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात कही है और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखें। हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अश्वनी दुबे जी के साथ लगातार हमारी बातचीत भी जारी है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम की इख्तितामी तकरीब। मुल्क की 4 मारूफ खवातीन एंकर औरतों के हक की उठाएंगी आवाज एक साथ। क्या खवातीन के हुकूक क्या आपको लगता है कि मिल चुके हैं या मिलने बाकी हैं? मैं ये जरूर बोलूंगी कि औरतों को हक जो भी स्पेस है उसमें आसानी से नहीं मिलता। लड़कियां 20-20 साल के करियर के साथ अगर यहाँ बैठी हैं तो सैल्यूट टू देम। आज तक मैंने ये नहीं देखा कोई विमेन कॉलीग आए और बोले यार मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या मेरे इन-लॉज आए हैं इसलिए मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ या आज मुझसे काम नहीं हो रहा। कौमी खवातीन कमीशन की सरबराह रेखा शर्मा के साथ होगी खवातीन के हक की बात। ये मैं मानती हूँ अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अपने हक नहीं पता, जिनको कानून भी नहीं पता उनके लिए जो कानून है। और मेरी जिंदगी बैंड करेगा बुलंद औरतों के हक की आवाज। दिखा दी है सनम औरतों का हक, कोई शक? देखिए शनिवार रात 8:26 से सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील, सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। अश्वनी दुबे जी, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। नाज़रीन, हम वकील साहब से लगातार बहुत ही अहम जानकारी हासिल कर रहे हैं और आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से लगातार हम अपने इस खास प्रोग्राम में कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है आपकी कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी बेदारी के लिए। आप कानून से डरिए मत, बल्कि कानून आपकी ही मदद के लिए है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी यही है कि आपको पता हो कि आपको क्या क्या हुकूक दिए गए हैं। अश्वनी जी, अभी तक हम बात कर रहे थे ख़वातीन के बारे में, लेडीज़ के बारे में। एक और मामले की तरफ आपकी तवज्जो मैं ज़रूर चाहूँगी। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं, कुछ लेडीज़, वो भी कुछ गलत इस्तेमाल करती हैं अपने हक़ का और कई बार जेंट्स को लेकर या फिर मर्दों को लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। डिफेमेशन जो है वो कर दिया जाता है, या तो वो सोशल मीडिया पर होता है या फिर जहां वर्क प्लेसेस होते हैं वहां पर होता है। इसके ताल्लुक से हम आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे और हमें इस वक्त एक कॉलर जो है वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं। चलिए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सर। बहनों को हक है अपनी भाई से बाप के ऐसा लेने का। आप अपना नाम बताइए। मैं JNK से मोहम्मद मकबूल बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हक है बहनों को अपने भाई से अपनी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का, क्योंकि वो भी उसी परिवार के। एक हक है इस
उन्होंने जो है भाई से ऐसा मांगा, तहसीलदार ने बोला इनको लेकिन उसने अदालत में मुकदमा दे दिया कि मेरे पास छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैं उस पर हिस्सा नहीं बहनों को दे सकता हूँ। लेकिन उससे झूठ मूठ जो है वकील से थ्रू जज के पास इंसाफ के लिए सवाल लगाई। फिर वो दोबारा उस तारीख में नहीं आया अपना साबित करने के लिए जो मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ क्या वो सच है या झूठ है। तो उसके बाद जो है जी 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 अब आप जवाब सुन लीजिए। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकील साहब, सबसे पहले तो अगर वो आपकी खुद की खरीदी गई संपत्ति है आपके अपने पैसे से, तो उस पर आपकी बहन, आपके पुत्र, आपकी पत्नी या कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं मांग सकता है। लेकिन वो अगर आपके पिता की संपत्ति है तो उस पर आपकी बहनों का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। वो मुस्लिम लॉ में रेशियो डिसाइडेड है। जी जी। नंबर तीसरा, संपत्ति छोटी हो या बड़ी हो उससे नहीं फर्क पड़ता। जो भी व्यक्ति जितने भी हिस्सेदार हैं उसके वो उन हिस्सेदारों को उसी में से देने का प्रावधान है हमारे देश के कानून में। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार वकील साहब से हम ज़रूरी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। जी वकील साहब, हमने आपसे पूछा था कि अगर किसी लेडी की तरफ से, किसी महिला की तरफ से, किसी खातून की तरफ से जेंट्स के ऊपर कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या फिर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये पता चल जाता है, तब कानून क्या कुछ कहता है, किस तरह से मदद कर सकता है? बड़ा वैलिड, क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, रेलेवेंट प्रश्न आपने पूछा है। देश में निश्चित तौर पर अपने पर्सनल स्कोर्स को भी सेटल करने के लिए कई बार यदा कदा फेक कंप्लेंट्स भी हमारे बहनों की तरफ से फाइल होती हैं जो ऑफिस में लोग काम करते हैं जी। और बाद में कई वर्षों के ट्रायल के बाद हिना जी पता चलता है कि वो केस तो झूठा था। होता क्या है नतीजा, उस व्यक्ति का वहां पर अगर सरकारी दफ्तर में है तो प्रमोशन रुक जाता है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उस व्यक्ति के तमाम जो आसपास साथ में काम करने से घृणा की नजर से देखने लगते हैं, अदालतों के चक्कर काटना पड़ता है और एक दिन पता चलता है कि नहीं, वो तो पर्सनल वेंडेटा के तहत कंप्लेंट हुआ था। ऐसे ही दो मैं वाकई आपको दूंगा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर सोनीपत में एक नौजवान के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, उसको सरकार ने पुरस्कार भी दिया, झांसी की रानी और जाने क्या क्या कह करके, और आखिरी में अदालत ने प्रूफ दिया, अदालत ने, और वो सेना में जाने वाला था लड़का, बहुत यंग लड़का था, ब्राइट लड़का था, और उसको सरकारों ने उस जो लड़की थी जिसने आरोप लगाया उसको जो है लेकर के अब बोला झांसी की रानी है, तमाम अवार्ड भी दिए, सब कुछ दिया। बाद में अदालतों ने पता चला, अदालत ने ट्रायल करने के बाद, तो वो तो झूठा केस था तो लेकिन उस लड़के का करियर बर्बाद हो गया। दूसरा दृष्टांत आपने खुद भी हिना जी देखा होगा, आपके उत्तर प्रदेश की ही घटना है। विष्णु तिवारी जी ललितपुर के रहने वाले थे। विष्णु तिवारी जी के ऊपर झूठे केस में आरोप लगा दिया गया जिसमें एट्रोसिटीज का भी आरोप लगाया और फॉल्स रेप का आरोप लगाया जमीन के विवाद को लेकर के, और आज से 20 वर्ष पूर्व, 22 वर्ष 20 साल, उस समय वो 23 वर्ष के थे और अचानक उनको जो है उसी झूठे आरोप के केस में सजा भी हो गई। सजा के बाद 20 वर्ष की सजा होगी। 20 वर्ष बाद पता चला, हाई कोर्ट ने देखा, बोले इसमें तो कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आया ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है, कुछ केस बना ही नहीं है। किस तरीके से इस व्यक्ति को कन्विक्शन दे दी गई 20 वर्षों के बाद, जब वो 43 वर्ष के हो गए, उनके परिवार का हर सदस्य मर गया, उनके पिता मर गए, उनकी मां मर गई, उनके भाई मर गए, तब जाकर के वो जेल से रिहा होकर के आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा साइटेड केस है। ये हो गया रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। तो मिसयूज भी हो रहा है, अब्यूज भी हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अब जरूरत यहां पर यह है कि इसको स्पीडी तरीके से, अर्लीस्ट पॉसिबल वे में, जितना जल्दी हो, अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उनका निपटारा हो, ताकि अगर कोई व्यक्ति सही है, दोषी नहीं है, तो वो उसको उसके न्याय समय पर मिल सके, ताकि उसके जो पर्सनल राइट्स हैं, उसके जो गवर्नमेंट के राइट्स हैं, वो उसको मिल सके। यहां ये समझने की जरूरत है। इसलिए मैलिशियस और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन को डील करने के लिए इस देश में कानून की भी जरूरत है। अगर कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो उस महिला के खिलाफ भी उचित कार्यवाही होगी, तभी ये रुकेगा।
जी बिल्कुल, और ये तमाम तर जानकारी जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लोग अपनी कानूनी उलझनों का शिकार होकर पशुपेश में ना आए बल्कि कानून का सहारा लें। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। सवाल करिए। जी मैम, जानना चाहते हैं कि एक वक्त की जमीन है जो 70 साल से ऑक्युपाइड है, कब्जे में है, लेकिन वो जमीन अगर वक्फ बोर्ड निकालना चाहेगी तो वो कैसे हासिल करेगी, ये कैसे क्या प्रोसेस है इसका, यही जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वकील साहब आप एक बार प्रश्न फिर से दोहराएं जरा। वक्फ की जमीन है, 70 साल से उसके ऊपर कब्जा है और अब ये चाहते हैं कि वो वक्फ को वापस मिल जाए, इसके लिए ये कुछ आपसे गाइडेंस चाहते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन तो है, तो निश्चित तौर पर लॉ भी तो वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं और वो अदालतों में जाकर के अपने सबूत दिखाएं, कागजात दिखाएं, दस्तखत दिखाएं कि साहब ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इस पर गलत तरीके से अवैधानिक रूप से सरहंगों का, माफियाओं का या कब्जा किया हुआ है और अदालत में रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा डाले। वक्फ बोर्ड की जमीन तो वैसे भी वक्फ बोर्ड के पास है, वो तो विशेषाधिकार है उनका, तो अदालती प्रक्रिया से आएगा और 70 वर्षों से क्या कितने भी वर्षों, 100 वर्षों से भी अगर वक्फ बोर्ड की एक बार जमीन डिक्लेयर हो गई है तो वक्फ बोर्ड की ही रहेगी। बस वो है प्रोसेस, अगर जो कब्जा किया उसके खिलाफ अदालत में जाकर के मुकदमा इंस्टीट्यूट करके और उसको वापस लें। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अभी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं और आपके सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। और नाज़रीन, अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, वकील साहब से पूछना चाहता हूँ। हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और फिर सवाल करिए सर। हाफिज मिर्जा फ्रॉम JNK। सवाल करिए। सवाल यह मैडम कि मेरे खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई है, वो उन्होंने 488 केस था, वो तो चलो कंप्रोमाइज कर दिया 498 और 656 ये उन्होंने वकील साहब और लड़की ने भी दे दिया है कि वो हमारा कंप्रोमाइज हो गया 488 में। उसने ये भी कहा कि मैंने सारे जो मकमात हैं वो वापस ले लिए हैं। तो अब वो जज साहब के पास वो दूसरा बयान देने के जेनेसिस में 498 में वो नहीं आ रही, तो उसकी कानून क्या मतलब हो सकता है इसके बाद क्या? हिना जी, आपको प्रश्न वकील साहब पड़ेगा, जी बिल्कुल, ऑडियो में प्रॉब्लम थी कुछ। जी, इनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो किया गया था, लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात आई। अब जब जज के सामने बात पहुंची है तो कॉम्प्रोमाइज़ से पलट गई है पार्टी। अब ये चाहते हैं कि क्या ये खुद उस मामले में कुछ कानूनी मदद ले सकते हैं? देखिए, अगर कॉम्प्रोमाइज़ इनका मौखिक रूप से है, ओरल है, उसमें कोई लिखित सहमति नहीं हुई है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक नहीं माना जाएगा उसके लिए। अगर वो एग्रीमेंट करके इन लोगों ने उस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर अगर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट बना करके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, उसके बदले में कुछ कंसीडरेशन दिया है, तो निश्चित तौर पर अदालतों में उस कॉम्प्रोमाइज डीड को फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से कॉम्प्रोमाइज हुआ है और कहीं रिड्यूस नहीं हुआ राइटिंग में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अदालत में इनको इस बात को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से हुआ और कुछ कंसीडरेशन भी दे दिया और गवाह हैं वहां पर उनके पास, तो उन गवाहों को भी अदालत में पेश कर सकते हैं कि देखिए इन शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन अब ये उस कॉम्प्रोमाइज से मुकर रही है। जी बिल्कुल, तो फाइनली आखिरी फैसला अदालत को लेना है। जी बिल्कुल, और आप अपने जो मकामी आपके वकील हैं उनसे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, उसके बाद आप कार्रवाई जो है आगे आपके वकील जो हैं आपकी तरफ से वो कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। अब्दुल्ला खान ने शिमोला से बात किया। सवाल करिए। देखिए, लाइफ साहब से पूछने का है, अब अपने नाम पे प्रॉपर्टी है, माँ की आस्ती है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, हम बहुत माजरत आपसे चाहेंगे और आप हमें दोबारा कॉल करिए। तो तमाम नाज़रीन से हमारी यही दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी एक तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अपना चेक कर लें कि आपकी आवाज़ जो है वो हमारे वकील साहब तक ज़रूर पहुँच जाए, ताकि आपको ही आपके सवाल का जवाब मिल जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, और आप हमें नाज़रीन कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करने की हम कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। सर मैं सुरेश दुबे बोल रहा हूँ जम्मू से। सर जी सर मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो लैंड है, मुस्लिम लैंड है, वो कोई अगर उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आगे बेचता है तो क्या वो रजिस्ट्री लीगल होगी या नहीं होगी? नहीं हिना जी, 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर सेल, परचेज और तमाम जो और भी एक्शंस होते थे जो लेजिटिमेट, जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती थी प्रॉपर्टी की, वो बंद हो गई है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर प्रॉपर्टी को वैलिडली बेचा नहीं माना जाएगा। आपस में अगर एग्रीमेंट करके कोई अपनी संपत्ति देता है तो अलग बात है। पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए रेंट आउट करना है या किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करना है या डीडीए में या वहाँ की म्यूनिसिपल अथॉरिटी में या जम्मू की कोई अथॉरिटी जो है वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं, पानी का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, तो इस सब के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल खरीद फरोख्त के लिए वैलिड नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के सवाल का जवाब दिया है। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। जाफर हुसैन काजी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र चांदोड़ से। सवाल करिए सर। अभी अभी जैसा आपने बताया वकील साहब ने कि एक केस में गलत फैसला आया, कंप्लेंट गलत की गई थी जी। और 23 साल की उम्र के बाद उनको 20 साल सजा भुगतनी पड़ी और वो 44 साल के हो गए। आप अपनी बात यहाँ पे रखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है सर। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए जी तो मैं क्या करूँ फिर? मैं अगर कोई जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी वकील साहब। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है और आपको कौन फंसाएगा उसका नाम पता है, तो आप पहले से अपना पुलिस स्टेशन में जाकर के प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपनी पूरी बात तफसील से लिख करके और अपना कंप्लेंट, अपना शिकायत पत्र जो है कोर्ट में पुलिस के सामने जाके रिसीव करवा दीजिए कि आपको इस मामले में ऐसे फंसाया जा सकता है। दूसरा जो है, आपके पास अगर कुछ गवाह भी हो, आपको ऐसा लगता है कि उनके सामने इस तरह कोई बात हुई, किसी ने धमकी दी है, तो उस धमकी को लेकर भी पुलिस में जाकर के आप अपनी बात को पहले से इत्तला करके कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जब कभी इस तरह की कोई घटना होगी तो उस घटना के बाद वो कंसीडरेशन में आएगा। लेकिन पुलिस कंप्लेंट देने का मतलब यह नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया कि अगर ऐसी घटना कारित नहीं हो तो कारित करने का। हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हर केस के अलग अलग होते हैं, उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, उन साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। तो बेहतर है प्रिकॉशनरी मेजर में अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप जरूर करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस तरह का एक्ट आप करें नहीं, और अपने लोकल लेवल पर जो आपके लॉयर्स हैं उनसे जरूर सलाह ले लीजिएगा। ओवर टू यू हिना जी। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपने ये बात उन तक पहुंचाई है कि किस तरह से वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो कहाँ से कॉल किया है सर, अपना नाम बताइए और सवाल से किया है। सवाल करिए। राजस्थान जी, सवाल। सर सवाल करिए। सवाल तो वकील साहब बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब यहाँ पर चल रहा है। आपको अगर कोई कानूनी मुश्किल है, कोई कानूनी आप मसले में से दो चार हैं जिसका आप मशवरा चाहते हैं, तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ से हमारे वकील साहब से मशवरा लेने के बाद आप अपने जो आपके वकील हैं मकामी तौर पर लोकल, उनसे आप रब्ता करें और उसके बाद आप अपने कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम आपसे बहुत सारे मसलों के बारे में जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के पास अभी भी अवेयरनेस की कमी है। वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं कि वक्त रहते जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके पास जायदाद है,
अगर वक्त रहते वो कुछ उसमें कानूनी तौर पर उसके बारे में सही फैसला ले लें तो शायद न सिर्फ उनको बल्कि उनके बाद जो नस्लें, जो जनरेशन होंगी, उनको भी इतनी दिक्कतों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो किन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ तैयारियां जो है करनी चाहिए? एक वकील के तौर पर आप क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले किसी भी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप समय रहते उसकी वसीयत बना दें, रजिस्टर करवा दें। आप उसमें इस तरह के जो डिविजन्स नहीं छोड़ें जिससे कि फैमिली में आपके बाद कोई डिस्प्यूट पैदा हो, चीजों को क्लियर कर रखें। सबसे बड़ी चीज क्या है कि घर में संस्कार का माहौल पैदा करें ताकि लोभ और लालच कभी ऐसी परिस्थिति आए तो नहीं आए और पीसफुली लोग सेटल करें उस मामले को। बहुत अच्छी बात कही। ये सबसे बड़ा विषय, क्योंकि किसी भी परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद तभी शुरू होता है जब एक को लगता है कि उसे ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को लगता है कि उसको कम मिल रहा है। उसका बेहतर तरीका है कि घर में एक ऐसा सामंजस्य पैदा किया जाए, ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लोग जो है एक दूसरे के लिए गिव अप करने के लिए तैयार हों। तीसरा है कि समय रहते डाइवर्जेंस लॉफुल्स उसका पार्टीशन इस तरह से कर दें कि आपके बाद उस परिवार के किसी भी संपत्ति, किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि परिवार के लोगों को नहीं देना है तो भी आप इस तरह की व्यवस्था करें कि आप ट्रस्ट को दान देना चाहें ट्रस्ट को करें, या आप उसमें किसी को हेल्प करना चाहते हैं, कोई आश्रम खोलना चाहते हैं तो वो करें, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को देना चाहते हैं तो वो करें। यानी आपकी चीजें ये क्लियर होनी चाहिए कि आप उस संपत्ति में अपने आने वाली जनरेशन को किस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते तो आप उस संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। इन दोनों को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि होता क्या है कि कई बार देखा यह जाता है कि जैसे ही उस हेड ऑफ द फैमिली के साथ कुछ अनहोनी होती है तो परिवार के सभी सदस्य संपत्ति को लेकर के, बंटवारे को लेकर के आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा और बहुत ही कोर्ट कचहरी के मामलात में पड़ जाते हैं। तो उस व्यक्ति की जो आखिरी इच्छा होती है, वो इच्छा भी जो है उस व्यक्ति को पीसफुल जो लास्ट राइट्स होते हैं या पीसफुली उसको जो जाना चाहिए, जैसा हम कहते हैं कि आत्मा भटकती नहीं है, तो हम इसी धरती पर रहने वाले लोग हैं, तो वो पीसफुल लास्टली जो है इटर्नल सोल जो है रेस्ट इन पीस कर सके, वो ये बहुत जरूरी है। इसलिए सहमति से चीजों को सेटल करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और हमारे नाजरीन तक ये बात जरूर पहुंची है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे कि ज़्यादातर मसले जो हैं हमारे आपस में घरों में ही होते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने घरों का माहौल पहले दुरुस्त करें, उसकी जानिब तवज्जो दें। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो वकील साहब से बात करना है। जी वकील साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम जो है अब्दुल रज़ाक है, मैं जो है अमीरपेट से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। सवाल ये है मेरा कि मेरे पास जो है एक पुराना मकान है जो गिफ्ट में हमारे हिब्बा में मेरी मिसेज को आया है, और हिब्बा डॉक्यूमेंट है और नोटराइज है हिब्बा, और बल्दिया में टैक्स भी वगैरह जो है हमारी मिसेज के नाम पे बनती है। क्या मुझे इसका परमिशन कंस्ट्रक्शन, फर्दर कंस्ट्रक्शन के या तोड़ के नया बनाने के लिए परमिशन मिलेगा? ये बिल्कुल, देखिए गिफ्ट के बाद अगर सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं और आपकी श्रीमती जी के पास वो प्रॉपर्टी आ गई है तो वो खुद अप्लाई करके म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या वहाँ पर जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी जो नक्शा परमिट करती है, वहाँ उसको डिसमेंटल करके लॉ के मुताबिक, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के मुताबिक, और वहाँ अप्लाई करके आप निश्चित तौर पर बना सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन से कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड कि वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो रिक्विजिट परमिशंस हैं, लॉफुल जो परमिशंस हैं, वो परमिशंस आप जरूर लें। तो बेहतर होगा कि लोकल लेवल पर जो वहाँ पर लॉयर हैं जो डील करते हैं इस तरह के मामलों में और लोकल लॉ को समझते हैं, उनसे भी एक बार आप सलाह ले लें। ओवर टू यू हिना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। औरतों के हक के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम की इख्तितामी तकरीब। मुल्क की 4 मारूफ खवातीन एंकर औरतों के हक की उठाएंगी आवाज एक साथ। क्या खवातीन के हुकूक क्या आपको लगता है कि मिल चुके हैं या मिलने बाकी हैं? मैं ये जरूर बोलूंगी कि औरतों को हक जो भी स्पेस है उसमें आसानी से नहीं मिलता। लड़कियां 20-20 साल के करियर के साथ अगर यहाँ बैठी हैं तो सैल्यूट टू देम। आज तक
मैंने ये नहीं देखा कोई विमेन कॉलीग आए और बोले यार मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या मेरे इन-लॉज आए हैं इसलिए मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ या आज मुझसे काम नहीं हो रहा। कौमी खवातीन कमीशन की सरबराह रेखा शर्मा के साथ होगी खवातीन के हक की बात। ये मैं मानती हूँ अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अपने हक नहीं पता, जिनको कानून भी नहीं पता उनके लिए जो कानून है। और मेरी जिंदगी बैंड करेगा बुलंद औरतों के हक की आवाज। दिखा दी है सनम औरतों का हक, कोई शक? देखिए शनिवार रात 8:26 से सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर मारूफ वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे एक और कॉलर से। चलिए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैं आर के तनेजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, सवाल करिए। ऐसा था, मेरे ब्रदर इन लॉ को जो है ना 50 लाख का लोन लिया उन्होंने बैंक से जी, और 10 लाख रुपए यानी वापस भी कर दिया किस्तों के रूप में। हाँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी यानी उनको पास आनी चाहिए थी वो पोजीशन नहीं हुआ, नहीं ले पाया जी। इन द मीन टाइम जो है पुलिस को जो यानी कुछ यानी उसके प्रॉपर्टी के बारे में किसी ने कंप्लेंट करके वो जो है मेरे रिलेटिव को जो है फंसा दिया उसमें जी। भाई उन्होंने जो है 10 लाख रुपए जो है वापस भी कर दिए, पोजीशन भी नहीं हुआ जी। अब अरेस्ट करके यानी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है। जी बिल्कुल, आप घबराइए नहीं, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। जी वकील साहब। कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से तमाम सबूतों को देखते हुए, ऑफेंस की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लेती है और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है। अगर आपके उन रिश्तेदार ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो निश्चित तौर पर अदालतें उस बात को कंसीडर करेंगे। दूसरा, रही बात, आपने कहा कि 50 लाख का लोन लिया था, 10 लाख वापस किया था और आपके बात से यह भी पता चला कि प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली थी। तो ये वो बात है कि आप पोजीशन आपको नहीं मिला, तो पोजीशन के लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा। पूरा पैसा दे दिया है, उस पैसे को देने के बाद भी जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो वो एक दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला, अगर बैंक के साथ आपके किसी प्रकार के 10 लाख देने के बाद भी वो उसी पैसे को दोबारा मांग रहे हैं, तो होता क्या है, इंटरेस्ट का एक क्लॉज होता है, तो जितना लेजिटिमेट है वो सबका एस्टीमेट बना करके आप बैंक को भेजिए और बैंक को बताइए कि देखिए 50 में से 10 दिया, 40 बचा, 40 पे जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट इतना होता है और आपका इतना पैसा बनता है। नहीं मानते तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट भी जा सकते हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, और हमारे नाज़रीन को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और लगातार वकील साहब से हम अहम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस सामाजिक ताने बाने में हम रहते हैं, जो हमारा एक सोसाइटी है, वहाँ पर फैमिली कोर्ट की आप कितनी अहमियत समझते हैं? क्योंकि आपका भी इतना एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी देखा होगा कई बार इंसान गुस्से में या जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिससे बाद में उसको पछतावा होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों को रोकने के लिए फैमिली कोर्ट की कितनी इंपॉर्टेंस? देखिए, फैमिली कोर्ट्स में अभी तो इतनी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं, जिन जजमेंट्स के मुताबिक तमाम फैमिली कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर, कंसिलिएशन सेंटर्स खुले हुए हैं। अदालतें किसी निर्णय पर जाने से पहले दोनों पार्टीज के साथ मिलकर के एक समाधान का रास्ता निकालती हैं, एक बैलेंस अप्रोच की बात करती हैं, ताकि पार्टीज जो दोनों हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या पिता पुत्री के बीच में विवाद चल रहा है, गार्जियनशिप का विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारे डिस्प्यूट्स एमिकेबली सेटल हो सके और परिवार की जो आधारभूत संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, वो संरचना भी बचाया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार मीडिएशन में मैटर्स को रेफर कर देते हैं। मीडिएटर्स उसमें ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं जो अपने एफर्ट से, अपने नॉलेज से वो जो है उसको ख़त्म करने की, सुलझाने की कोशिश करते हैं।
तीसरी बात, आवेश में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिया गया डिसीजन हमेशा हानिकारक होता है। होता क्या है कि जब एक बार कोर्ट कचहरी जैसी चीजें रियल लाइफ में शुरू होती हैं तो फिर वो बात हमेशा के लिए अंदर कचोटती रहती है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसे किसी भी डिसीजन को लेते समय 10 बार ठंडे दिमाग से सोचें। और होता क्या है कि परिवारों में कई बार आपसी सहमति से भी मसले सुलझ जाते हैं, खासतौर से जब परिवार में पति पत्नी के बीच का मसला हो। बस समझने की जरूरत होती है कि बीच का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, उस झगड़े का रूट कॉज क्या, कारण क्या है, उस आपस में तनाव का रूट कॉज क्या है। वो आप टेम्परामेंटल डिफरेंसेस का, वो डिफरेंसेस को अगर एमिकेबली बैठकर शांति के साथ सुलझाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि हमारे जो परिवार की संरचना है वो बची रह सकती है। और उसके बाद अदालतें हैं, CAW सेल भी हैं जो आपस में मीडिएट करने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम आपने ये बात कही है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने आखिरी कॉलर से। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना सवाल करिए सर। हाँ, सवाल ये है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टियों से और वो काम कंप्लीट हो गया और उसका वर्क ऑर्डर भी है और उसका जो है वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट भी है। अब लेकिन वो पार्टी 4 साल से मुझे सता रही है, पैसे नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, वकील साहब आप कुछ पूछिए। देखिए 4 साल से 2 बातें हैं। एक लॉ ऑफ लिमिटेशन भी आता है जिसमें अलग अलग रिकवरी सूट में जाते हैं तो 3 साल का होता है, लेकिन एक कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन हो कि किसी ने कुछ पैसा दिया है तो वो फिर 3 साल के लिए और बढ़ता है। एक लिमिटेशन बड़ा इशू होता है। लेकिन अगर आपका ऑनगोइंग है, एडमिटेड फैक्ट है, बैलेंस कंफर्मेशन है, आपके रिटर्न्स में शो कर रहा है, इनवॉइसेस है, कंप्लीशन रिपोर्ट है, आप उस कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी देने में सक्षम नहीं है तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाकर उस कंपनी की सेल प्रोसीड्स को भी भिजवाने के लिए जिक्र कर सकते हैं कि कंपनी जो है इंसॉल्वेंट है और कंपनी पैसा दे पाने में सक्षम नहीं है। जी वकील साहब, तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त अब हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन को दिया है। हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।